तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 76। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त साइंस का टेस्ट हुआ था इस 76 में। उसी का क्या है कि आज हम टेस्ट पेपर अब प्लस स्कोर कार्ड लेकर के आए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लोग इस 76 को अटेम्प्ट किया है उसका हम रिजल्ट लेकर के आए हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टेस्ट पेपर देख लेते हैं कि टेस्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है और उसके आंसर क्या है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लोग टेस्ट दिए हैं उसका हम स्कोर कार्ड देख लेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कितना मार्क्स लेकर के आया है और उनका रैंक क्या है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के। और जो लोग दोस्त टेस्ट देना चाहते हैं वो भी टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क में टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आपको पे नहीं करना होगा। कैसे टेस्ट देना है दोस्त, ये टेस्ट पेपर के देखने के बाद हम आपको बता देंगे। तो कम से कम दोस्त टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा ताकि आप जान सके और समझ सके कि कैसे टेस्ट देना है कैसे नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस टेस्ट पेपर पे 76 पे, जिसमें 25 क्वेश्चन है। देखिएगा, यह है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्त, ये चीजें कहा गया है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। जी हाँ, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। हमने प्रीवियस ईयर जो आपको क्वेश्चन शुरू किया है फिजिक्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन था ना कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है। कई बार पूछा गया था और ये टेस्ट में हम दिए भी हैं। तो जितने भी दे रहे हैं ना दोस्त, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अटेम्प्ट करते हुए एकदम चेक करते रहिए, समय नहीं है अब। तो ध्यान रखिए, इसमें देख लीजिए प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है। देख लीजिए, सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका एसआई यूनिट जो होता है वो ओम होता है। इसमें कहने वाली बात क्या है, ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ओम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। कूलम्ब क्या होता है, आवेश का होता है। ठीक है, आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। न्यूटन जो होता है बल का होता है, या जूल जो होता है कार्ज का होता है ना। ओम जो है अपना रेजिस्टेंस का होता है। देखिए रेजिस्टेंस को दूसरे तरीका से भी जो है पूछा जाता है यूनिट, जो आपका क्या होता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है, दोनों तरह से। जैसा कि पिछले बार प्रीवियस जो क्लास हुई थी फिजिक्स की, उसमें हम आपको बता ही दिए थे कि दोनों तरीका से दोस्त पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर टेस्ट का है। क्या कहा जा रहा है दोस्त कि नकारात्मक त्वरण जो कहता है निम्नलिखित में से किस दिशा के विपरीत जो है होता है। ठीक है, किस दिशा के विपरीत होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, नकारात्मक त्वरण। देखिए नकारात्मक त्वरण जो होता है ना दोस्त, देखिए जैसे कि जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके ठीक अपोजिट जो है क्या होता है कि वेलोसिटी के अपोजिट जो लगता है वो आपका नकारात्मक क्या होता है कि त्वरण होता है। अब जिधर हम गति कर रहे हैं, जिस ओर वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर क्या हो रहा है कि त्वरण लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक त्वरण होता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें ऋणात्मक त्वरण के बारे में पूछा गया, वो भी पूछा गया है कि किसके विपरीत लगता है। तो ये क्या होता है कि आपका वेग के विपरीत लगता है। किसके, वेग के विपरीत लगता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। वेग के विपरीत लगने पे क्या होता है कि इसकी स्पीड भी कम जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। यह है अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, 1 किलो वाट आवर कितने के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सब जानते हैं, याद किए हुए हैं। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों वाली सवाल भी है, सब जानते हैं ये चीजें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, टेस्ट का है। ये इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है इसमें कि ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स में निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा जो है अंतिम तत्व है, यानी कि लास्ट एलिमेंट है। ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स के लॉ में कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड्स के लॉ में। तो ध्यान रखिए कि न्यूलैंड्स जो थे उनके लास्ट में जो एलिमेंट रखे गए थे वो रखा गया था थोरियम। कौन रखा गया था, थोरियम। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स के लॉ में लास्ट एलिमेंट जो था ये थोरियम था। ध्यान रखिए। अब जान लीजिए कि कभी कभी पूछ देगा कि फर्स्ट क्या है, तो सब जानते हैं कि हाइड्रोजन को रखा गया है। हाइड्रोजन क्या है कि आपका फर्स्ट है। तो न्यूलैंड्स के में भी ऑक्टेस में जो है आपका हाइड्रोजन पहले नंबर पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। कभी कभी ये पूछ देता है आपको कि कहां तक के ये सीमित है, इसका ऑक्टेस नियम जो होता है न्यूलैंड्स का कहां तक के सीमित है दोस्त, ये कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है। जान लीजिए कितने तक के, कैल्शियम तक के। लेकिन अंतिम जो है ये थोरियम आपका अब एलिमेंट्स है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पानी
को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर में सबसे अधिक मात्रा में जो होती है ना दोस्त, क्लोरीन होती है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl into Cl होता है, या CaOCl2 कहिए। 2 क्लोरीन की मात्रा होती है, इसमें क्लोरीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जैसे ही पानी में डालते हैं ना दोस्त, हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है, और उसी से क्या होता है कि क्लोरीन की गैस निकलती है। किसकी निकलती है? क्लोरीन की गैस। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्लोरीन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। बिल्कुल भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में कहता है कि डैश क्या है, ये हमें भरना है इसमें। देखिए, तो अलैंगिक प्रजनन में आप जान लीजिए कि जो नए जीव का निर्माण होता है, वो जो जीव होते हैं वो माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं अलैंगिक प्रजनन में। लेकिन लैंगिक प्रजनन में जान लीजिए कि जो नए संतान बनते हैं उसका गुण जो होता है या उसका फेस जो होता है, जो भी कहिए, उसका जो है माता पिता से नहीं मिलता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में कुछ हद तक मिलता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है। तो अलैंगिक में एक ही जीव क्या होते हैं कि अपने जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि क्या होता है कि लैंगिक में माता पिता दोनों भाग लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको बता ही दिए हैं। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, एक जीव का क्या होता है कि एक जीव जनक जो है माता पिता एक ही मतलब समान होते हैं, नए जीव जो बनते हैं सो उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए, ये आपका टेस्ट का अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये चीजें कहा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो कौन सा होता है। सर्च लाइट में कभी कभी ये भी देता है कि सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में जो होता है ना, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, अवतल दर्पण का। जान लीजिए कि क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है ना दोस्त, कि प्रकाश को फैलाने का काम करता है। इसलिए क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि रैनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जान लीजिए, रैनबियर के नोट्स जो होते हैं, जान लीजिए कि ये तो तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। तब किसमें? तंत्रिका तंत्र में रैनबियर का नोट्स पाया जाता है। लेकिन कहां पे पाया जाता है ये जान लीजिए। तो जान लीजिए कि आपको हम बताते हैं कि एक्सॉन जो होता है, एक तंत्रिका तंत्र का लंबा वाला भाग होता है एक्सॉन का, उसी में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र खाली सा स्थान होता है। उसी को दोस्त क्या कहते हैं कि रैनबियर का नोट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्या? ये आपका एक्सॉन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है? जी हाँ, धातुओं का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है ये बताना है, उच्च प्रतिक्रिया वाले। तो ध्यान रखिएगा, धातु का जो निष्कासन किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से किया जाता है। किससे? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है दोस्त। इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर हम क्या करें कि दो खंड में तोड़ देते हैं, तो एक तो इलेक्ट्रो, एक लाइसिस आएगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है उसे कमजोर करना, उसे तोड़ना, उसे अलग करना। ये लाइसिस का मतलब होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से क्या होता है दोस्त कि जितने भी धातु होते हैं उसका निष्कासन आसानी तरीके से किया जाता है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये चीजें कहा जा रहा है कि संवेग जो है वो किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। संवेग क्या होता है दोस्त? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो संवेग कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, P से संवेग को डिनोटेट करते हैं, P बराबर m इंटू v होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या है कि खाली स्थान दिया हुआ है, इसको उपयुक्त जो वर्ड आएगा इसमें, उसी उपयुक्त वर्ड से क्या करना है कि इस खाली स्थान को फिल कर देना है। पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, कहता है कि वे पौधे जिनमें क्या कहता है कि विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे डैश समूह से संबंधित रखते हैं, ये कहा जा रहा है।
मतलब पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन होते हैं दोस्त? पत्ती हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, पौधे का तो यही विभिन्न भाग होते हैं, अलग अलग बड़ा भाग होता है, तो वो चीज मौजूद ही नहीं होता है। तो वैसे पौधों को किस कैटेगरी में रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया है, यही कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। देखिए, जिस भी पौधे में वो पत्ती नहीं होगी, जड़ नहीं होगा, ये सभी को ध्यान रखिए, पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं वो मौजूद नहीं होता है, उसको दोस्त थाइलाफाइट के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? थाइलाफाइट के अंतर्गत। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, थाइलाफाइट। थाइलाफाइट में जितने भी होते हैं पौधे के जड़, पत्ती, तना, ये सब मौजूद नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि शैवाल हो गया, कवक हो गया, ये सभी जो है थाइलाफाइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, जान लीजिए कि कभी कभी ये भी पूछ देता है आपको, ब्रायोफाइट के बारे में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। थाइलोफाइट या ब्रायोफाइट जान लीजिए। थाइलोफाइट तो समझिएगा है कि जिसमें पौधे के विभिन्न भाग जैसे कि पत्ती, जड़, तना मौजूद नहीं होता, थाइलोफाइट कहलाता है। ब्रायोफाइट किसे कहते हैं ये जान लीजिए। पौधे में जानते होइएगा कि संवहन अंग होता है, कौन कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम, दो चीजें होता है। जाइलम क्या करता है कि पौधे के जड़ से खनिज लवण और पानी को पौधे के ऊपर भाग तक के पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है? पत्ती जो खाना बनाती है उस पत्ती को से खाना क्या करता है कि खाद्य पदार्थ को फ्लोएम लेता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो जिस पौधे में ये दोनों चीज मौजूद नहीं होता है, जाइलम और फ्लोएम, संवहन उत्तक जो होता है वो मौजूद नहीं होता है, वो उसे क्या है कि दोस्त ब्रायोफाइट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ऐसे पौधे में क्या होता है कि फूल नहीं लगते हैं, क्योंकि जड़ से जल, खनिज लवण तो पौधे तक जाता नहीं है और खाद्य पदार्थ पौधे तक पहुंचाता नहीं है फ्लोएम, क्योंकि जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं होता है, तो फूल कहां से लगेंगे? ठीक है, तो इस दोनों को क्या कीजिएगा कि ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ये चीज कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो लाल चींटियों में उपस्थित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है, और आप लोग कितना बार इसे पढ़े होंगे मुझे खुद पता नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार रटा हुआ चीज है कि फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी में होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCOOH होता है। ध्यान लीजिए, इसके काटने से जैसे ये लाल चींटी का होता है कि डंक मारता है, तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है? अपने त्वचा पे चला जाता है। त्वचा पे जाने के बाद क्या होता है कि जलन महसूस होता है, खुजली महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा सेप्रोट्रोफ है? जी हाँ, बहुत लोग इसमें गलती कर दिए हैं, ये चीज सोच के गलती की है कि सेप्रोट्रोफ क्या होता है। तो ये सेप्रोट्रोफ सुनते ही इन्होंने बहुतों ने गलत कर दिया, और जो लोग जानते हैं वो बहुतों ने सही भी किया है। तो सेप्रोट्रोफ कहने का मतलब जान लीजिए, अगर आपको हिंदी बताएंगे तो आप चुटकी में मार दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए, सेप्रोट्रोफ कहने का मतलब होता है मृत जीवी। समझ लीजिए क्या होता है? मृत जीवी। अब समझिए कि इसमें से मृत जीवी कौन है? क्या कबूतर है, क्या मनुष्य है, या कुकुरमुत्ता है, यानी कुकुरमुत्ता मशरूम है, या शैवाल है? इसमें से कौन है जो मृत जीवी है? देखिए, मृत जीवी कहते किसको है? तो वैसे जीव जो क्या होता है कि मरे हुए जीव जंतु से या मरे हुए पेड़ पौधे से, सड़े गले पेड़ पौधों से क्या करता है कि अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। यानी मरे हुए चीजों पर आश्रित रहता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होता है। तो इसमें से कौन है आपको यही बताना है। तो जान लीजिए ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम। मशरूम क्या होता है कि एक मृत जीवी होता है जो डेड, जो जितने भी मरे चीज होते हैं उससे उस पे क्या होता है कि वो पनप जाता है, उसी से अपना वो क्या करता है कि भोजन ग्रहण करता है। मशरूम के अलावा भी बहुत ऐसे हैं, जैसे आपको बताते हैं कि बैक्टीरिया भी हो गया, उसके बाद आप जान लीजिए कि कवक भी हो गया, तो फफूंदी हो गया। ये सब क्या है दोस्त? ये सभी मृत जीवी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? इसमें से हमको बताना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, या दे दिया है कि द्रव्यमान संख्या माइनस जो है आपको परमाणु संख्या, किसके बराबर होती है? ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो दोस्त होती है वो जान लीजिए कि द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के अंतर जितने भी आते हैं वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। यानी द्रव्यमान की संख्या में से हम परमाणु की संख्या की या प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि परमाणु संख्या अलग होता है, प्रोटॉन संख्या अलग होता है। जो लोग पढ़े हुए उन्हें पता ही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में
कहता है कि तत्वों को उनके डैश का जो है आवधिक स्वभावमान माना जाता है। तो मेंडलीव आवृत्ति में किसे जो है दोस्त आवधिक जो है स्वभावमान माना जाता है? ध्यान लीजिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आपको हम बताते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को, किसे? परमाणु द्रव्यमान को, ये आपका 4th नंबर आंसर होगा। परमाणु द्रव्यमान को क्या होता है ना कि आवधिक स्वाभिमान माना जाता है, स्वभाव माना जाता है। क्यों? क्योंकि जान लीजिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही क्या किया गया है कि सजाया गया है एलिमेंट्स को। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये चीजें कहा जा रहा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ठीक है, बहुतों ने सही मारा है इसमें कि ये 3rd नंबर आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी जरूरत होता है, काफी आवश्यक होता है। ठीक है, आयोडीन जो होता है सो अब जान लीजिए कि आयोडीन की कमी से दोस्त क्या हो सकता है। हम लोग जानते हैं ना कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी कि घेगा रोग हो जाता है। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आयोडीन को न तो ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए न कम मात्रा में लेना चाहिए। आयोडीन को एक लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। और जिसके पास ब्लड प्रेशर है जान लीजिए वो तो बिल्कुल ही आयोडीन छोड़ दे, नमक बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि नमक बिल्कुल उसके लिए हानिकारक होता है। क्योंकि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, हाई रहता है, उनको आयोडीन कम कहता है खाने के लिए। जिसका ब्लड प्रेशर लो है दोस्त, आयोडीन खाइए, कोई इश्यू नहीं है, उसको खा सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले आयोडीन से दूर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये चीज कहा जा रहा है कि डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की जो है एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। संरक्षित करने का मतलब क्या? उसे बचाव किया जाता है, बचा करके रखा जाता है। किसके कोटिंग? लोहा पर किसके कोटिंग के द्वारा? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जस्ता के कोटिंग के द्वारा। किसके? जस्ता के कोटिंग। तो ये तो है लिखा हुआ ना कि जस्ता की कोटिंग। जब जस्ता की कोटिंग लोहे पर करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं, या यस्दीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा गैल्वेनाइजेशन है इसमें, ये आपका क्या होगा? ये गैल्वेनाइजेशन 2nd नंबर आपका आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी को दोस्त यस्दीकरण या आप जान लीजिए कि गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। तो भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दे दिया सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो है कांस्टेंट या स्थिरांक कहिए, कैपिटल जी का खोज जो है किसने किया था? बहुतों लोगों ने इसमें गलती कर दिया है। जान लीजिए कैपिटल जी का जो खोज किया था, आपको बताते हैं, जिसने हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश साहब ने, उन्होंने ही कैपिटल जी का खोज किया था। ये 2nd नंबर। लेकिन क्या किया है लोगों ने? अधिकतर लोगों ने आइजैक न्यूटन को मार दिया है। ये 3rd नंबर। दोस्त सर आइजैक न्यूटन ने नहीं किया था। सर आइजैक न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। उन्होंने ही जी का मान जो है 9.8 दिया था, स्मॉल जी का, ना कि कैपिटल जी का। ध्यान रखिएगा कैपिटल जी का हेनरी कैवेंडिश साहब ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। न्यूटन साहब ने स्मॉल जी 9.8 जो होता है वैल्यू, उसका उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। उसकी चर्चा उन्होंने भी अपने पुस्तक में किया था। कौन सा पुस्तक है? कभी कभी ये पूछा जाता है कि न्यूटन साहब ने किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण की खोज का, गुरुत्वाकर्षण बल का जो है वर्णन किया है, किस पुस्तक में? तो जान लीजिएगा नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो है उनका पुस्तक अपना है न्यूटन साहब का, उसी में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का चर्चा किया है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब बहुतों ने इसमें गलती कर दिया है, स्मॉल जी या कैपिटल जी में अंतर नहीं पता चलता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि यदि कोई वस्तु का मान लीजिए कि त्रिज्या r है, अब वो वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है कि चक्कर लगा रहा है, तो t समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में, तो उसकी वेलोसिटी अगर v है, वेग क्या है v है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। ठीक है, तय किया गया मतलब v द्वारा जो है, अच्छा v द्वारा कहता है कि तय कितना दूरी तय करता है, तो वेलोसिटी निकालना है, हमें क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो वेग क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होता है कि वेग होता है। वेग का तो यही डिफिनेशन होता है कि इकाई समय में हम जितना भी दूरी तय कर लेते हैं वो हमारा क्या होता है कि वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो जान लीजिए कि वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार। आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, फिर आपको बताते हैं। ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर आपका ये 3rd नंबर होगा, v बराबर 2πr/t होगा। ठीक है, ये 3rd नंबर। अब कैसे होगा थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा आपका सर्किल है,
एक पार्टिकल है जो ये क्या करता है कि एक राउंड चक्कर लगाता है फिर यहां पहुंच जाता है। कितने समय लगता है पूरा एक राउंड लगाने में? टी समय लगता है। कितना? टी। तक दूरी कहां से? यहां से लेकर के पूरा यहां तक के चक्कर लगाया। तो कितना चक्कर लगाया? एक राउंड चक्कर लगाया। इस पूरे राउंड को क्या हम लोग कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। तो पूरा का दूरी कितना होगा? 2πr। तो दूरी मेरा कितना किया था? पूरा 2πr किया। तो ये तो दूरी हो गया। समय कितना लिया पूरा दूरी तय करने में? टी समय लिया। तो बेग निकालेंगे। बेग क्या होता है? तय की गई दूरी बटे समय। तो तय की गई दूरी हो गया 2πr बटे समय टी। ये मेरा वेलोसिटी है, इसलिए जो है सी नंबर आपको बता दिए थे कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है, पी मतलब पोल हो गया, ध्रुव हो गया, एफ हो गया फोकस, एफ फोकस हो गया, उसके बीच अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो अवतल दर्पण पर जो छवि बनता है वो किस तरह का छवि बनता है, यही हमको बताना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए फोकस और पोल के बीच में क्या होता है कि किसी वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और जो वस्तु है उससे ज्यादा बड़ा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्या क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, फोर्थ नंबर, दर्पण के पीछे। दूसरा क्या बनेगा कि दोस्त वो वास्तविक बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक बनेगा। तीसरी नंबर सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा जरा देख लीजिए। जैसे देख लीजिए, आपको हम बता दिए कि वो जो है क्या है कि आपका देख लीजिए, वो क्या है कि आपका अवतल दर्पण है, यहां से प्रकाश जाता है। वो देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे आपका फोकस है, फोकस है, और क्या है कि पोल है, दोनों के बीच वस्तु रखा हुआ है। और देख लीजिए पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। अब वस्तु से जितना रखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। तो ये अवतल दर्पण में होता है। देखिए जहां फोकस है, फोकस से थोड़ा सा भी अगर जो है दर्पण की ओर अगर वस्तु रखा जाए तो हमेशा उसका प्रतिबिंब क्या होगा कि दर्पण के साइड में ही बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के साइड में ही बनेगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपने हाथ में एक पेन रख रहे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और क्या करते हैं कि एक शीशे में जो है अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो वो प्रतिबिंब देखने के बाद क्या होता है कि वो पेन जो है दाएं के बदले जो है बाएं हाथ के बदले क्या होता है कि दाएं हाथ में हमको दिखाई देता है। तो वो किस तरह का प्रतिबिंब, किस तरह का जो है ये घटना होगी, यही हमको कहा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऐसा कब होता है? जब मान लीजिए कि आप मिरर के सामने खड़ा होते हैं, तो आप जो खड़ा होते हैं तो आपका फेस इस साइड में होता है मिरर में, लेकिन आप देखते हैं इस साइड, आप मिरर आपको दिखेगा इस साइड। अब मिरर के अकॉर्डिंग अगर हम पीछे ऐसे खड़ा हो जाएंगे तब उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्त? आपका ये जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड बन जाएगा। तो ये कब होता है? ये पार्श्विक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? पार्श्विक प्रतिबिंब होता है, पार्श्विक व्युत्पन्न की घटना होती है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो समतल दर्पण ही होगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, पार्श्विक व्युत्पन्न जो समतल दर्पण में ही होता है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई है, यदि करंट आई है और उसको क्या करता है कि बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और जान लीजिए इसमें कि आपका इसमें क्या है कि स्थिर रहता है, वोल्टेज क्या है कि स्थिर है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? मतलब V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें किया जा रहा है? I को, करंट को बढ़ा दिया जा रहा है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका तीन ही रिलेशन होता है। एक तो वोल्टेज के बीच होता है, एक तो धारा के बीच होता है, एक तो प्रतिरोध के बीच होता है। तीन चीज के बीच में आता है ओम के नियम, V बराबर IR होता है ना फॉर्मूला। तो इसी पे हमको चलना है। तो V तो कांस्टेंट है, V में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वोल्ट में विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जान लीजिए कि विभवांतर वाला में से हम किसी को लेंगे नहीं। ये थर्ड सेकेंड नंबर, इसको तो पहले ही हटा दीजिए। पहले जान लीजिए, अब जान लेते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, यही दो हम चुनना ही है इसमें। देखिए V बराबर क्या होता है कि IR होता है IR। यहां से क्या कीजिए कि R का फॉर्मूला निकलिए। R बराबर क्या होगा कि V बाई I हो जाएगा। तो V हमारा स्थिर है, V में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, होगा किसमें? I में। तो ध्यान लीजिए R के ठीक उल्टा क्या है कि I है। मतलब कि I का मान अगर बढ़ेगा तब प्रतिरोध का मान घटेगा, I का मान घटेगा तब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यही ना होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि करंट का मान बढ़ा देते हैं तो स्वाभाविक है प्रतिरोध का मान घट जाएगा, प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि साइकिल सवार एक आदमी है, साइकिलिंग कर रहा है। साइकिलिंग अगर करेगा तो इसमें से हमको बताना है कि उसका जो ऊर्जा होगा साइकिलिंग के अकॉर्डिंग वो किसमें रूपांतरित नहीं होगा, ये बताना है। किस रूप में नहीं होगा ये बताना है। देखिए गतिज रूप में तो साइकिल चलाएंगे तो गति तो करबे ना करेंगे, तो गतिज ऊर्जा तो होगा ही। उसमें ये ऊर्जा भी होगा, क्योंकि हम साइकिलिंग करेंगे तो शरीर से एनर्जी रिड्यूस होगा ही, तो ये गति उसमें ऊर्जा होगा ही। यांत्रिक ऊर्जा भी होगा, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी, हम साइकिल चला रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा नहीं होगा, जान लीजिए कि ये फोर्थ नंबर आपका नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। और बहुतों ने क्या कर दिया पता है, इसमें मार दिया है गतिज ऊर्जा, बहुतों ने मार दिया मैकेनिकल ऊर्जा। अरे क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें कहता है किस रूप में नहीं होगा, अब बहुतों ने कह दिया कि किस रूप में होगा, यही सोच के मार दिया है गलती सलती। तो ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत रहेगा आपके पास, आराम आराम से सोच के बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि एक संघनन माध्यम से क्या होता है ना दोस्त कि विरलन माध्यम में प्रवेश करता है तो किस दिशा में मुड़ता है। जान लीजिए संघनन माध्यम से अगर विरलन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अविलंब से दूर चला जाता है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि वो अविलंब से दूर चली जाएगी और वो अपनी स्पीड भी बढ़ा लेगी, ठीक है। तो ये चीजें होता है। चलिए अब टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है इसमें कि किसी संकुचित सिलिंकी को जब छोड़ा जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है। जान लीजिए सिलिंकी कहने का मतलब दोस्त क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप का होता है, एक स्प्रिंग टाइप का। जब संकुचित है मतलब कि इस तरह से स्प्रिंग दबाया हुआ है, जब उसको जैसे ही छोड़ देंगे तो उसकी क्या होगा, वो जैसे इसमें है उसको दाब करके स्प्रिंग को रखे हुए हैं तब तक तो वो स्थिति ऊर्जा है, जैसे वो छोड़ेंगे वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट होगी, गतिज ऊर्जा को। या स्प्रिंग है ऐसे दाब करके रखे हुए, इसको छोड़ दीजिए नीचे, नीचे आएगा गतिज ऊर्जा में आएगा, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। स्प्रिंग जो होता है सो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो दोस्त ये था अपना 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दिया गया था और इसी का टेस्ट लिया गया था। आपको हम बता दिए हैं, जो लोग टेस्ट दिए हैं अपना आंसर चेक कर लिए होंगे कि क्या सही मारा है उन्होंने, क्या गलत मारा है, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए अब क्या करते हैं कि आज भी टेस्ट आपका 77 क्या है कि एक्टिव है, तो फटाफट क्या कीजिए कि जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा 77। और जो लोग नए हैं दोस्त, हम आपको बता देते हैं कि टेस्ट कहां से देना है कहां से नहीं देना है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। कहां से दीजिएगा दोस्त, इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी एप्लीकेशन पे क्या होता है कि एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साइंस का टेस्ट यहाँ पे होता है, बिल्कुल फ्री में होता है। तो इसे फटाफट क्या कीजिए कि इंस्टॉल कीजिए और यहीं पे टेस्ट दिया जाएगा। किसी तरह की अगर समस्या होगी तो इस पे नंबर दिया हुआ है, मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको हम हेल्प कर देंगे कि कहां से टेस्ट देना है नहीं देना है। और जो लोग इंटेलिजेंट होंगे वो तो कहीं से खोजिए लेंगे कि कहां टेस्ट मिल रहा है कहां पे नहीं है। तो शाम 7 बजे एक्टिव है टेस्ट, 7 बजे से अगले दिन 7 बजे तक चलेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं जो लोग टेस्ट दिए हैं और देखते हैं कि आज कौन है जो कितना नंबर जो है पहले स्थान पे शामिल है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, उनका स्कोर कार्ड हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए आज जो फर्स्ट नंबर पे है कोई और है, क्या है फर्स्ट नंबर पे कोई और है। आज संजय कुमार यादव जी को भी क्या है कि पीछे छोड़ दिए हैं। वैसे दोनों आदमी संजय यादव और योगेश लिमजे साहब, ये दोनों आदमी जो है 100 में 100 ठोक के हैं, यानी 75 में 75 मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक है। दो लोग, पहले तो संजय साहब ही थे लेकिन संजय साहब के टक्कर में भी आ गए हैं योगेश साहब, ठीक है। जो देखिए 75 लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। इसी तरह से मेहनत कीजिए, जॉब आपके हाथ में होगी टेक्नीशियन की, लिख के रख लीजिएगा आज। चलिए सेकेंड नंबर पे ही अपना संजय यादव साहब है, 75 नंबर लेकर के आए। दोनों लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे दिख लीजिए, तीसरा नंबर भी है मुकेश साहब, मुकेश मल्होत्रा साहब, ये भी जो है 71.6 मार्क्स लेकर के है, बहुत अच्छा मार्क्स है दोस्त। ऐसे ही मेहनत कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए तीसरा चौथा नंबर देख लीजिएगा। चौथे नंबर पे आपका क्या है कि लवकेश भाई है, बहुत अच्छा लवकेश भाई है, ऐसी मेहनत कीजिए। पांचवें नंबर पे देख लीजिए, पांचवें नंबर पे ये दीपक भाई है। उसके बाद जो है छठे नंबर पे मृत्युंजय भाई है, बहुत अच्छे लोग हैं। इसी तरह से दोस्त क्या कीजिए कि मेहनत किया कीजिए, नौकरी आपके हाथ में होगी, काहे नहीं होगी।
चलिए 7वें नंबर पे देख लीजिएगा कि रंजन पांडे है, 8वें नंबर पे तेजकरण साहब है, 9वें नंबर पे देख लीजिएगा कि मंतोष साहब है, 10वें नंबर पे देख लीजिएगा कि पंकज भाई है, उसके बाद 11वें नंबर पे देख लीजिएगा अंकज साहब है, उसका जो है 12वें नंबर पे ये विकास साहब है, 12वें नंबर पे ये विकास साहब है, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए 13वें नंबर पे देख लीजिएगा कि अमरनाथ साहब है, उसका 14वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि संजीव भाई है, उसका 15वें नंबर पे देखिएगा, 15वें नंबर पे अजीत भाई है, उसका 16वें नंबर पे देख लीजिएगा कि सुबोध भाई है, 17वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि सिद्ध भाई है, उसका जो है 18वें नंबर पे दोस्त देखिएगा आयांश भाई है जो 18वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है। वैसे मार्क्स अच्छा लेकर के आए हैं सभी लोग, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 19वें नंबर पे शिव प्रकाश भाई है, उसका 20वें नंबर पे ये जाहिद भाई है, उसका जो 21वें नंबर पे देख लीजिएगा कि इसमें भी जाहिद भाई है, 20 और 21 दोनों नंबर पे आ गए हैं, बहुत अच्छा, कैसे दे दिए 2 बार टेस्ट। चलिए 22वें नंबर पे देख लीजिएगा, 22वें नंबर पे क्लेमेंट साहब है जो बिलासपुर से है, उसका 23वें नंबर पे ये देख लीजिएगा विकास साहब है, उसका 24वें नंबर पे देख लीजिएगा यदवेंद्र साहब है, ठीक है, जो 24वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत किया कीजिए सभी लोग। देख लीजिएगा अगला, हाँ अगला नंबर जो है आपका क्या है दोस्त, ये 25वां नंबर है। 25वें नंबर पे ये गुड्डू यादव साहब है, उसका 26वें नंबर पे अनिल कुमार साहब है, उसका 27वें नंबर पे देख लीजिएगा कि पवन साहब जो चंद्रवंशी है, उसका जो है 28वें नंबर पे देख लीजिएगा, 28वें नंबर पे जो है रत्नाकर साहब है, उसका जो है 19वें नंबर पे देख लीजिएगा राहुल साहब है, उसका 30वें नंबर पे ये अरविंद भाई है, ठीक है, जो 30वें नंबर पे है। दोस्त ऐसे ही मेहनत किया कीजिए सभी लोग, सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए 31वां नंबर है, 31वां नंबर पे अनुराग भाई है, उसके बाद 32वें नंबर पे ये बबलू है जो पटना से है, उसके बाद देखिएगा 33वें नंबर पे दोस्त, 33वें नंबर पे जो है ये हरिओम भाई है, उसका 34वें नंबर पे देख लीजिएगा ये राहुल साहब है, उसका 35वें नंबर पे देख लीजिएगा, 35वें नंबर पे अमर भाई है, उसका 36वें नंबर पे देख लीजिएगा, 36वें नंबर पे ये पंकज भाई है, ठीक है, पंकज भाई 36वें नंबर पे, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत किया कीजिए सभी आदमी। 37वें नंबर देख लीजिएगा, 37वें नंबर पे ये नीलेश भाई है, उसका 38वें नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल भाई है, उसका 39वां नंबर यानी 39 नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल 39 पे राहुल नहीं है, राहुल राजेश है, हमें लगा कि राहुल है। चलिए उसका 40 नंबर पे देख लीजिएगा, 40 नंबर पे अपना संदीप भाई है, उसका 41 नंबर पे जो है ये राज मुन्ना साहब है, उसका 42 नंबर पे ये संदीप भाई है, 42 नंबर पे संदीप भाई है, बहुत अच्छा है संदीप भाई, ऐसी सभी लोग मेहनत कीजिए। चलिए टेस्ट एक भी मिस मत कीजिएगा। 43 नंबर पे देख लीजिए कि एमडी आजाद भाई है, उसको 44 नंबर पे जो है ये रामनाथ भाई है, उसको 45 नंबर पे देख लीजिएगा, 45 पे अनिल भाई है, उसको 46 नंबर पे वीरेंद्र भाई है, उसको 47 नंबर पे देख लीजिएगा ये बसंत भाई है, 48 नंबर पे देख लीजिएगा कि संजीव भाई है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी संजीव भाई मेहनत किया कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 49 नंबर पे जावेद अख्तर भाई है, उसके बाद 50 नंबर पे देख लीजिएगा, 50 नंबर पे ये रोहित साहब है, उसके बाद 51 नंबर पे 51 पे क्या है कि राजू भाई है, उसके बाद आप देख लीजिए 52 नंबर पे है रमेश भाई है, उसका जो है आपका 43 नंबर पे 53 नंबर पे 53 नंबर पे ये संतोष भाई है, उसका जो 54 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका नायक भाई है, नारायणाथ भाई है ये। चलिए उसको आप देख लीजिए आपका 55 नंबर पे ये राजेंद्र भाई है, उसको 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि संजीव भाई है, 57 नंबर पे जो है दोस्त ये है विक्रम भाई, 58 नंबर पे देख लीजिएगा, 58 नंबर पे आरजू तमन्ना है, उसका 59 नंबर पे देख लीजिएगा कि इंद्रजीत साहब है, उसका 60 नंबर पे देख लीजिएगा कि अखिल तिवारी साहब है, बहुत अच्छा। चलिए अखिल तिवारी फिर आ गया, देखिए अखिल तिवारी 60 नंबर पे भी थे, पता नहीं 2 बार कैसे दे दिए हैं ये अखिल भाई, कैसे दे देते हो, 61 नंबर पे हो। चलो 62 नंबर पे देख लो कि आपका सुभाष भाई है, उसका जो है 63 नंबर पे देख लीजिएगा, 63 नंबर पे ये भूषण साहब है, 64 नंबर पे जो है ये मुनेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से है, उसका 65 नंबर पे ये अजीत यादव साहब 65 नंबर पे, 67 नंबर पे 66 नंबर पे देखिएगा जितेंद्र भाई जो यूपी से है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 67 नंबर पे ये राजेश साहब है, उसके बाद जो है 68 नंबर पे जो है ये सागर साहब है, उसको 69 नंबर पे जो है दोस्त ये श्याम भवी है, श्याम भवी जो कहा 69 नंबर पे है, बहुत अच्छा है, मेहनत थोड़ा सा और करने की जरूरत है श्याम। चलिए उसको 70 नंबर पे देख लीजिएगा, 70 नंबर पे ये क्या है कि कालीनाथ साहब है, उसको 71 नंबर पे देख लीजिएगा कि भूषण साहब है, उसके बाद जो है आपका 72 नंबर पे के सिंह साहब है, 72 नंबर पे, थोड़ा जौनपुर से है, मेहनत कीजिए। चलिए
उसके बाद देख लीजिएगा आपका 73 नंबर पे ये कमलेश भाई है, उसके बाद 74 नंबर पे जो है ये मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से है। 75 नंबर पे देख लीजिएगा 75 पे ये सुजय सोई भाई है। उसके बाद 76 नंबर पे देख लीजिएगा कि अमित कुमार है। उसको 77 नंबर पे देख लीजिएगा लालमणि साहब है। 78 नंबर पे जो है दोस्त ये पवन जो हनुमानगढ़ से है, ठीक है, ये 78 नंबर पे है। बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत किया कीजिए सभी लोग। चलिए 79 नंबर पे, 79 पे क्या है कि अंजू कुमार है। उसके बाद 79 हो गया, 79। उसके बाद 80 नंबर पे देख लीजिएगा कि ये विपुल भाई है। उसके बाद 81 नंबर पे जो है ये अंजू कुमार है। उसके बाद 82 नंबर पे देख लीजिएगा कि रंजन हट्टी करके है, ये 82 नंबर पे है। 83 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि विशेष भाई दे दिए हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है। 84 नंबर पे देख लीजिएगा, 84 नंबर पे आपका क्या है कि मुकेश भाई है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत किया कीजिए सभी आदमी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 85 नंबर पे ये बबली प्रजापति है। उसके बाद जो है 86 नंबर पे जो है अनिरुद्ध भाई है। उसके बाद 87 नंबर पे देख लीजिएगा आपका संदीप भाई है। 88 नंबर पे अभिषेक भाई है। उसके बाद जो है 89 नंबर पे देख लीजिएगा कि राकेश भाई है। उसके बाद 90 नंबर पे ये DS मीना साहब है जो 90 नंबर पे है। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और मेहनत बूस्ट करने की जरूरत है। चलिए 91 नंबर पे देखिएगा ये विपिन कुमार भाई है। उसका 92 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि राम सिंह साहब है। उसका 93 नंबर पे देख लीजिएगा RK यादव है। 94 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि धीरेश सोनभद्रा से है। उसका 95 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनूप भाई है। उसका 96 नंबर पे जो है वो विकास साहब है, ठीक है, विकास कुमार भाई। चलिए देख लीजिए अगला नंबर देख लीजिएगा 97 नंबर पे जो है वो ओमकार पटेल साहब है। उसका 98 नंबर पे जो है ये सुधीर भाई है। उसके बाद जो है 99 नंबर पे जो है ये क्या है कि करिश्मा है 99 नंबर पे। उसके बाद 100 नंबर पे जो आज शतक लगाए हैं वो मनिंद्रा यादव साहब है, ठीक है, 100 नंबर पे। 101 नंबर पे देख लीजिएगा कि विजय कुमार साहब है। उसके बाद जो है 102 नंबर पे देख लीजिएगा ये मोरी साहब है जो 102 नंबर पे है। मोरी भाई थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप मेहनत करने वाले लड़के हैं। चलिए उसके बाद देखिए 103 नंबर पे ये क्या है कि अतुल्य भाई है। उसके बाद जो है आपका 104 नंबर पे ये सुल्तान भाई है। उसके बाद 105 नंबर पे देख लीजिएगा हरिमोहन भाई है। 106 नंबर पे देख लीजिएगा कि सन्नी भाई है। उसके बाद जो है 107 नंबर पे दोस्त ये ऋषि राम भाई है। उसके बाद 108 नंबर पे जो है ये प्रमोद भाई है। 108 नंबर पे प्रमोद भाई है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। चलिए 109 नंबर पे देख लीजिएगा कि पल्लवी है। उसके बाद 110 नंबर पे देख लीजिएगा कि शिवनंदन भाई है। उसके बाद 111 नंबर पे जो है वो नरेश भाई है। उसके बाद 112 नंबर पे जो है आपका डब्लू सिंह है। 113 नंबर पे जो है दोस्त ये विनय साहब जो यूपी से है। क्या विनय भाई कैसे चलेगा? अच्छा, इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर हमने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, शायद फंस गया था इनका टेस्ट, इस वजह से दोबारा अटेम्प्ट तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही बार अटेम्प्ट का टाइम था, तो इस वजह से ये लास्ट में आ गए हैं। मुझे मैसेज किए थे ये। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं 114 नंबर पे जो है ये मोहन भाई है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं ALP टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो दोस्त अगर आप भी करना चाहते हैं पार्टिसिपेट टेस्ट में तो फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जाकर के आज 77 टेस्ट एक्टिव है, फटाफट टेस्ट दे लीजिए। 7 बजे से चालू होता है और कंटिन्यू अगले दिन 7 बजे शाम तक एक्टिव रहता है, ठीक है। तो देर मत कीजिए, फटाफट इंस्टॉल कीजिए और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त कर लीजिए, क्योंकि अब ना कीजिएगा तो कब कीजिएगा, एग्जाम डेट आ चुका है, मेहनत करने की जरूरत है। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम अब PYQs भी जो है आपका क्या कि फिजिक्स का चला रहे हैं एक दिन अल्टरनेट करके। तो देर मत कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। और जो लोग दोस्त सब्सक्राइब कर रखे हैं फटाफट क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम अगले दिन फिर मिलेंगे फिजिक्स के अगले सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।